हाय फ्रेंड, लीड ऑफ माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में, या यह भी कह सकते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये सत्य है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया था, लेकिन अरब का आक्रमण एक घटना मात्र बन के रह गया, सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रह गया। लेकिन अरबों का जो अधूरा काम था वो तुर्कों ने पूरा किया। ठीक, तुर्कों में का आक्रमण में हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए गजनवी का आक्रमण। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि गजनी की शुरुआत कहाँ से हुई, गजनी वंश का उदय कहाँ से होता है। ठीक है, उसका नींव किसने डाला। एक व्यक्ति होता है अलबगीन, ये बुखारा के सामान्य शासक अब्दुल मलिक का दास रहता है। ठीक है, एक अलबगीन है जिसका नाम अलबगीन है, ये बुखारा के सामान्य अब्दुल मलिक का दास रहता है। ये किसी तरह से अपने परिश्रम से हबीब उल हज्जाज के पद पर नियुक्त हो जाता है और बुखारा का कारोबार संभालता है। ठीक है दोस्तों, कुछ समय बाद क्या होता है कि जिसका ये दास रहता है अब्दुल मलिक का, ठीक है, अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है। और अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद अब्दुल मलिक के भाई और अब्दुल मलिक के चाचा में सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। अब ये अलबदीन क्या करे, अलबदीन उसके चाचा का साथ देता है, किसके, अब्दुल मलिक के चाचा का साथ देता है सिंहासन के लिए। लेकिन उसका चाचा हार जाता है और अब्दुल मलिक का भाई जीत जाता है। अब्दुल मलिक के भाई का नाम मंसूर अली रहता है। ठीक है, तो वो सिंहासन पा जाता है। अब वो अब्दुल मलिक का भाई मंसूर अली सिंहासन पा गया, अलबदीन मंसूर अली के खिलाफ था। अब ये अलबदीन क्या करेगा, तो ये जो है वहाँ से निकल जाता अपने 800 सैनिकों के साथ। ठीक है, 10वीं शताब्दी में अफगान के गजनी राज्य में एक गजनी नामक जगह रहता है, वहाँ पर तुर्क राज्य का नींव डालता है। वहाँ से ये स्थापना करता है तुर्क राज्य का। ठीक है, तो इसने बस स्थापना किया है। ठीक, आक्रमणकारी का जो नीति है वो आगे शुरू होगा, तो इसने बस स्थापना किया है। ठीक है, इसका पुत्र होता है सुबुक्तगीन, अलबदीन का पुत्र होता है सुबुक्तगीन। ठीक, सबसे पहले इसने तुर्कों का भारत पर प्रथम आक्रमण इसी के द्वारा किया गया। ठीक है, तुर्कों का भारत पर प्रथम आक्रमण इसी के समय में हुआ। अफगानिस्तान के राजा जयपाल से इसका युद्ध हुआ। ठीक, सबसे पहले इसी ने भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान के राजा जयपाल से इसका युद्ध हुआ। अंततः जीत तो नहीं हुई, लेकिन दोनों में संधि हो गई। जयपाल भी शक्तिशाली राजा था। ठीक है, दोनों में संधि हो जाती है। ठीक, जयपाल की राजधानी क्या थी, जयपाल की राजधानी वहिंद थी। वहिंद को उद्भांडपुर और पेशावर के नाम से भी जानते हैं। ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, उद्भांडपुर या पेशावर या वहिंद ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो जयपाल में और अलबदीन में सुबुक्तगीन में जो संधि हो जाती है। दोस्तों, अब आगे देखेंगे सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी होता है। ठीक है, इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। लेकिन हमें 17 आक्रमणों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट आक्रमणों के बारे में पढ़ना है, जो प्रमुख आक्रमण है, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। महमूद गजनवी यामीनी वंश का शासक था। ठीक, महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने इसको हर शिक्षा दी थी, लड़ाई से लेकर राजनीति से लेकर रणनीति तक, युद्ध क्षेत्र के बारे में पूरी शिक्षा दी थी। लेकिन सुबुक्तगीन की मृत्यु जिस समय हुई उस समय इसका संबंध जो है, गजनी का संबंध अपने पिता के साथ सही नहीं था, अच्छा नहीं था। ठीक, तो सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र, छोटे पुत्र इस्माइल को अपने पदभार संभाल कर, यानी उसको शासक बनाकर सिंहासन देकर चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गजनी को ये बात सहा नहीं और उसने अपने भाई इस्माइल से सिंहासन छीन लेता है। ठीक, तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और ये यामिनी वंश का था। तो इसे आप याद रखिएगा, महमूद गजनवी यामिनी वंश था। भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, लूटपाट करना और धन एकत्रित करना और धर्म परिवर्तन कराना, क्योंकि मुस्लिम में सबको परिवर्तित करना था। ठीक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम तुर्क शासक था। गजनवी ही सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। इसे जुबली का भी महमूद कहा जाता है। गजनवी को जुबली का भी महमूद कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी माता जो थी, इसकी माँ जुबलिस्तान की एक धनी कन्या थी, इस वजह से इसको जुबली का महमूद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुख्य अभियानों के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रमुख आक्रमणों के बारे में बात करेंगे। सभी आक्रमण के नहीं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट है, उसी के बारे में बात करें। इसका प्रथम आक्रमण जो है जयपाल से हुआ। इसके पिता का भी आक्रमण जयपाल से ही हुआ था, सुबुक्तगीन का। ठीक है, तो इसका भी प्रथम आक्रमण जयपाल से होता है सन 1000 ईस्वी में। जयपाल का जो क्षेत्र रहता है पंजाब से अफगान के बीच में, और उसके आसपास का क्षेत्र जयपाल के अंडर में रहता है। ठीक, तो इसने जयपाल पर आक्रमण करता है और जयपाल को हरा देता है। ये बात जयपाल को सहा नहीं जाता है। ठीक, जयपाल सोचता है कि जिसका पिता हमको नहीं हरा पाया उसका पुत्र हमको हरा दिया। ठीक है, ये बात जयपाल को सहा नहीं जाता, उसको आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचता है। ठीक है, मतलब उसको
अपमान लगता है, ठीक, और वो आत्महत्या कर लेता है। कौन? जयपाल आत्महत्या कर लेता है। महमूद के इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। महमूद का इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। ठीक, अगला आक्रमण देखेंगे। अगला युद्ध जो होता है अब्दुल फतेह दाऊद के साथ होता है। गजनी का अगला युद्ध अब्दुल फतेह दाऊद से साथ होता है। अब्दुल फतेह दाऊद के साथ 1005 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। ठीक है, अब्दुल फतेह दाऊद 1005 ईस्वी में मुल्तान मुल्तान का शासक रहता है। ठीक, अब्दुल फतेह दाऊद करमाइनी संप्रदाय का रहता है। करमाइनी संप्रदाय का रहता है और इसने एक बार मक्का पर आक्रमण किया रहता है। वहाँ से कुछ धार्मिक चीज़ें उठा लाया रहता है। तो अब्दुल फतेह दाऊद अन्य राजपूतों की तरह, ठीक है, अन्य राजपूतों की तरह गजनवी की नज़र में एक काफिर के समान रहता है। ठीक है, इसने इसलिए इस पर भी आक्रमण किया। आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आक्रमण करके मुल्तान को अपने कब्जे में ले लेता है। अब आगे देखेंगे गजनी का अगला आक्रमण जो होता है वो आनंदपाल के साथ युद्ध होता है। अगला युद्ध जो होता है आनंदपाल के साथ होता है 1008 ईस्वी में। आनंदपाल कौन है? आनंदपाल जयपाल का पुत्र रहता है। वही जयपाल जिसका इसके पिता के साथ सुबुक्तगिन के साथ युद्ध होता है और फिर इसके साथ भी युद्ध हुआ रहता है। उसी का लड़का आनंदपाल रहता है। ठीक है, तो आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। इसने क्या किया? ग्वालियर और कन्नौज, अजमेर, उज्जैन, मतलब कई राज्यों के सेनाओं को, कई राजाओं को अपने साथ मिलाकर, ठीक है, उनकी संयुक्त सेना बनाई। अपने क्षमता अनुसार बहुत ज़्यादा तैयारी करता है और गजनी के साथ भिड़ जाता है, लेकिन फिर भी इसकी पराजय होती है, फिर भी ये जीत नहीं पाता है। ठीक है, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर आनंदपाल का जीत होने ही वाला था और गजनी जो है संधि के लिए सोच ही रहा था, लेकिन पासा पलट गया। आनंदपाल का हाथी जो है युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है और उसके हाथी भागने की वजह से और भी सेना भागने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर गजनी का इस तरह से विजय हो जाता है और गजनी युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक, आगे देखेंगे गजनी का अगला युद्ध जो होता है राजपाल से होता है। राजपाल कौन था? सन 1018 से 19 के बीच में कन्नौज का राजा राजपाल था। ठीक है, ये बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। कन्नौज का राजा राजपाल। कन्नौज उस समय सबसे प्रसिद्ध और सबसे समृद्धि प्रदेश था। ठीक है, तो गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ का राजा जो रहता राजपाल बिना युद्ध किए ही इसकी सेना, विशाल सेना को देखकर वहाँ से फरार हो जाता है और वो गजनी का सेना देखकर भाग गया। ये बात जो है कालिंजर के चंदेल शासक को, विद्याधर को अच्छी नहीं लगी। कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर जो रहते हैं उनको ये बात अपमानित लगता है कि एक राजपूत होकर बिना युद्ध किए पूरा राज्य छोड़ के भाग गया। तो ये क्या करते हैं, मित्र संघ राज्यों के साथ, मतलब कई राज्यों को, कई मित्र अपने राजाओं को मिलाकर उसको राजपाल को पकड़ लेते हैं। राजपाल को पकड़ के उसका हत्या कर देते हैं। जब विद्याधर ने राजपाल को पकड़ के उसकी हत्या कर दी थी, ये बात गजनी को अच्छा नहीं लगता कि भाई भागा वो तो हमारे साथ, हमारे वजह से, हमसे डर के भागा, लेकिन इसने क्यों हत्या की। ठीक, तो वो अगला जो युद्ध होता है गजनी का विद्याधर से होता है। अगला युद्ध गजनी का विद्याधर से होता है। विद्याधर उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा रहता है और सबसे समृद्धि राजा रहता है। ठीक, गजनी जो है विद्याधर को हरा तो नहीं पाता है, लेकिन 1021 और 1020 के बीच में उसको संधि हो जाती है। किसकी? गजनी और विद्याधर की बीच संधि हो जाती है और गजनी खुश होकर इसको कुछ उपहार भी देता है। इसको दोस्तों अगला युद्ध देखें। गजनी का जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है और ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। ठीक है, यहाँ पर जो है उस समय भीमदेव प्रथम राजा रहता है, या मूलराज प्रथम भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं, भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम राजा रहता है और ये आक्रमण 1024 से 1025 में होता है। ठीक है, यहाँ पर महमूद गजनवी के हाथ में बहुत ही ज़्यादा संपत्ति आती है। महमूद गजनवी के हाथ में बहुत ज़्यादा संपत्ति, अपार संपत्ति लूटता है। इतना ज़्यादा संपत्ति लूटता है कि वो जब ले जाता है ऊँटों पर रखकर तो कितनी खजाने नीचे गिर जाते हैं, उसको उठाता तक नहीं है, उसको रखने की जगह नहीं रहता, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग को, भगवान शिव के शिवलिंग को टुकड़े टुकड़े करके गजनी के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जुड़वा देता है। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग को ले जाता है गजनी, वहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा करके और जामा मस्जिद के, गजनी के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जुड़वा देता है। ठीक है, यहाँ में एक मंदिर होता, एक मूर्ति होता है सोमनाथ का, वो बताया जाता है कि वो बीच मंदिर में बिना किसी सपोर्ट का वो लटकता है। ठीक है, तो एक दृश्य जो है ये एक। आगे देखते हैं। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनी के शासक महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ की रक्षा में आया था अनी का शासक, ठीक है, उस पर भी उसने आक्रमण किया और महमूद जब वापस जाता है, ठीक है, वापस जाते समय वो अंतिम आक्रमण करता है किसके? नमक के पहाड़ पर बसे हुए जाटों पर। क्यों? क्योंकि जब वो वापस जाता है सोमनाथ की संपत्ति को लूट कर, तो बीच में जाटों ने लूटपाट किया था, उसको बहुत परेशान किया था।
ठीक है, इसलिए उसने नमक के जाटों पर भी आक्रमण करता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसको कई उपाधियाँ दी गई थी, किसको, गजनी को बहुत सी उपाधियाँ दी गई। पहला उपाधि है गाजी। गाजी का मतलब है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। विधर्मी मतलब क्या होता है, जो गैर बिरादरी के हो, जो गैर धर्म के हो, यानी मुस्लिम धर्म छोड़ के किसी भी धर्म को उसे विधर्मी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको गाजी की उपाधि मिली, यानी विधर्मियों का कत्ल करने वाला। अगला उपाधि जो है बूता किशन मिला। अगला उपाधि जो है बूता किशन। बूता किशन मतलब मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति पूजा करने वालों का विरोधी या मूर्ति तोड़ने वाला। ठीक है, तो अगला उपाधि जो मिला इसको बूता किशन। ठीक, और इसने सबसे पहले तुर्क में सबसे पहले इसी ने सुल्तान की उपाधि धारण करी। ठीक है, तो सुल्तान की भी उपाधि मिला। महमूद विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक था। महमूद जो था विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक था। महान भवन निर्माताओं, कवियों और कलाकारों से इसकी जो दरबार था भरा हुआ था। ठीक, ये कवियों को, कलाकारों को, ठीक है, भवन निर्माताओं को अपने दरबार में रखता था। ठीक है, आगे देखेंगे महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान। महमूद गजनवी के दरबार में कुछ विद्वान रहते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम से। ठीक है, तो एक बहुत प्रमुख इतिहासकार हैं उत्बी। ये साहित्य इतिहासकार रहते हैं, ये महमूद गजनवी के साहित्य इतिहासकार रहते हैं। इन्होंने किताब उल यामिनी की रचना की है, तारीख यामिनी की रचना की है। इन्होंने दो रचनाएँ की हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या है, किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी। इसके बाद आते हैं अलबरूनी। अलबरूनी ये गणित, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था। 11वीं सदी में महमूद के साथ भारत आए थे। ठीक है, एक खिवा जगह का नाम है, वहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर अलबरूनी को बंदी बना लिया गया था। वहाँ से अलबरूनी को महमूद गजनवी लेकर साथ अपने भारत आया था। ठीक, ये किताब उल हिंद, तारीख हिंद की रचना किया किसने, अलबरूनी ने। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की, तारीख हिंद की रचना की। ये भी इसकी प्रमुख इंपॉर्टेंट रचना है। पुराणों का प्रथम बार अध्ययन इसी ने किया, किसने, अलबरूनी ने पुराणों का प्रथम बार अध्ययन किया। ठीक, एक और विद्वान थे फिरदौसी। फिरदौसी के बारे में जान लेते हैं। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। फिरदौसी को उपाधि मिली थी पूर्व का होमर। पूर्व का होमर या पूर्व का हैमर भी कहीं कहीं नाम मिलता है। ठीक, तो फिरदौसी ने किसकी रचना की थी, शाहनामा की। अगला विद्वान देखते हैं, एक है बैहाकी। बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन का रचना किया था। तारीख सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था, सुबुक्तगीन गजनवी का पिता था, महमूद गजनवी का पिता था। ठीक है, तो इसने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की। ये इटली का लेखक था। आगे देखेंगे, महमूद गजनवी ने सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ, महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख के साथ सबसे पहले किसने जारी किया, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक, तो ये तो था हिंदू विरोधी, लेकिन इसने चांदी के सिक्के जारी किए संस्कृत लेख के साथ। सिक्कों के एक तरफ अरबी भाषा में लेख तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखा रहता है। ठीक है, और सिक्का किस तरह था, एक तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ था, एक तरफ संस्कृत भाषा में। अंततः सन 1030 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक, अंततः 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से चैप्टर गजनी का खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लगे रहिए। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।